प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था वी बिगेन विद सेंट्रल एशियन इन्वेजन्स। उसमें हमने ग्रीक्स के बारे में पढ़ा था कि ग्रीक्स ने कैसे इन्वेड किया इंडिया को, उन्होंने किन किन रीजन्स में अपनी टेरिटरी सेटअप की, राइट। उनके कुछ इंपॉर्टेंट रूलर्स को भी देखा था, किस टाइप के उन्होंने कॉइन्स इशू किए, वी ऑल्सो स्टडीड अबाउट इट, राइट। डिड दे ओनली पैटर्नाइज बुद्धिज्म या फिर वैष्णविज्म को भी पैटर्नाइज किया, ये भी हमने देखा था। साथ के साथ हमने ये लिंक भी ट्रेस किया था कि जब सेंट्रल एशियन इन्वेजन्स होंगे ग्रीक्स के ऑनस्लॉट के साथ, और जब मौर्यन किंगडम डेसिमेट और डिक्लाइन कर जाएगा, तो ये जो इंटर रेजनम है, राइट, ये जो इंटरिम पीरियड है, इसमें किस टाइप की डायनेस्टी रूल करेगी, तो ये कहीं ना कहीं ये गैप फुलफिल किया था शुंग्स ने, राइट। बट दे वर नॉट एबल टू प्रोजेक्ट अ स्ट्रॉन्ग ऑल्टरनेटिव टू द मौर्याज। ना ही उनका अंपायर एक पैन इंडियन अंपायर था, राइट। और हम ये देखेंगे कि दे वर नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ टू एबल टू थ्वार्ट द अटेम्प्ट्स that were made by various Central Asian tribes like Shakas, Kushans, and apart from that Greeks as well as Parthians, they were not able to prevent these attacks, right. Plus हमने ये भी देखा था कि जो शुंग्स थे, मेनली जो उनका रूलिंग पीरियड था दैट वाज 2nd century BCE, राइट। साथ साथ हमने देखा था कि उनकी जो हेड क्वार्टर्स और कैपिटल थी दैट वाज इन विदिशा। इन टुडेज लेक्चर आई विल बी स्टार्टिंग विथ शाकाज, राइट। हम यहाँ पे आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि शाकाज, कुशान्स, पार्थियंस और इंडो ससैनियंस, ये जो चार जो अलग अलग कैटेगरी के रूलर्स थे, राइट, हु इन्वेडेड इंडिया फ्रॉम सेंट्रल एशियन पार्ट और फ्रॉम ईरान। पार्थिया एक प्रोविंस था ईरान का, राइट। इंडो ससैनियंस एंड पार्थियंस दे वर ओरिजिनली फ्रॉम पार्थिया रीजन और पर्शियन रीजन ऑफ ईरान। और शाकाज और कुशान्स दे वर द सेंट्रल एशियंस। हमने देखा भी था कि बहुत शाकाज एज वेल एज कुशान्स, राइट, वो उनकी इथनिसिटी थी, दे वर ऑफ तुर्किश ओरिजिन, राइट, दे वर टर्क्स। अब हम ये देखते हैं कि विल बी स्टार्टिंग विद द रूल ऑफ शाकाज एंड हाउ दे डिड दे इन्वेडेड इंडिया। हमने ये देखा था कि शाकाज जो नाम था वो उनका था इंडिया में, राइट। दीज कैटेगरी ऑफ पीपल, दीज ट्राइबल्स, दे वर नोन एज शाकाज इन इंडिया। ये टर्मिनोलॉजी यूज होती थी इंडियन टेक्स्ट और इंडियन कंटेक्स्ट में। लेकिन उनका ओरिजिनल जो नाम था, देवर सीडियंस, राइट, देवर सीडियंस। जो सीडियंस थे, आपके सीडियंस ट्राइब्स थे सेंट्रल एशिया के, दे वर नथिंग बट शाकाज, राइट। हमने ये देखा था कि 2nd century BC में, राइट, ऑल दिस इज कनेक्टेड टू आवर प्रीवियस लेक्चर। 2nd century BC में क्या है, वो माइग्रेट होके, राइट, इन पे प्रेशर था कुशान्स का, राइट। हमने देखा था कि चाइना की वो जो वॉल बनी थी, वहाँ से चाइना की वॉल की वजह से दे वर नॉट यूचीज और तोखैरियंस और उनका एक क्लैन था कुशान्स, दे वर नॉट एबल टू पेनिट्रेट इनटू चाइना, और उनका दे वर डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स द वेस्टर्न पोर्शन। और वेस्ट जहाँ पे कैस्पियन सी आएगा वहाँ पे शाकाज वर देयर और सीडियंस वर देयर, तो उनको प्रेशराइज किया। सीडियंस वर डिस्प्लेस्ड फ्रॉम दिस वेस्टर्न पोर्शन, western territories of Central Asian region, right, adjacent to Caspian Sea, right. तो उन्होंने पुश किया शाकाज को, और शाकाज इन टर्न दे स्टार्टेड रिजाइडिंग इन द बख्तिरियन रीजन, राइट, नॉर्थ अफगानिस्तान, बख्तिरिया। हमने देखा भी था कि बख्तिरिया का टेरिटोरियल एक्सटेंट क्या है, राइट। हमने देखा था रिवर ऑक्सस या अमुद दरिया के बारे में भी पढ़ा था, राइट। तो बख्तिरिया में यहाँ पे ओरिजिनली सेटल थे, हमने देखा था इंडो ग्रीक्स और बख्तिरियन ग्रीक्स दे वर पुश्ड, राइट, इन टर्न्स शाकाज पुश्ड और कोअर्स्ड इन 2nd century, पुश्ड, कोअर्स्ड, प्रेशराइज्ड, राइट, द शाकाज, they were displaced from this region and in turn they were forced or coerced to invade into the
Indian region, and hence why they crossed Hindu Kush in the beginning of 2nd century BC. This is what we studied in the previous lecture, right? तो यहाँ पे क्या है, हमने देखा ग्रीक्स दे विल इन्वेड इनटू इंडिया एट द बिगिनिंग ऑफ 2nd century BC. सी द सीडियंस क्या थे, वो जब यहाँ से उन्होंने जो पुश फैक्टर था माइग्रेशन का, विच वॉज इनिशियली ट्रिगर्ड बाय यूचीज और कुशान्स और कैरियंस, दे उनका ऐसा कोई टारगेट लेके नहीं चले होंगे कि विल बी क्रॉसिंग द हिंदू कुश एंड विल बी अल्टीमेटली इन्वेडिंग इनटू इंडिया, राइट. सर्कमस्टांसेस कुछ ऐसे बने कि अल्टीमेटली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दे विल बी इन्वेडिंग इनटू इंडिया, राइट. तो यहाँ पे बक्तीरिया में दे सेटल डाउन इन बक्तीरिया और उसके एडजेसेंट रीजन्स में, और यहाँ पे दे स्टेड फॉर अराउंड 100 years और सो, राइट. तो 2nd century BC बीत जाएगी, और उसके बाद जब 2nd century BC, राइट, ऑलमोस्ट 100 years तक यहाँ पे स्टे करेंगे, तो अराउंड 1st century BC में they will be invading. It is not a migration, it is a invasion, right? आक्रमण, हमला. They will be invading into Indian subcontinent, right? They will be crossing the Hindu Kush through the Khyber Pass, right? And they will be invading into the Indian subcontinent or India, right? तो यहाँ पे क्या है? They decimated the Greeks. और यहाँ पे वर्चुअली हम ये देखेंगे कि ग्रीक्स का जो रूल है वो ऑलमोस्ट इंडिया में क्या हो जाएगा, फिनिश, राइट. बट कुछ टाइम तक लिंगर करेगा, रूल कंटिन्यू करेगा, राइट. बिकॉज कुछ लोकेशंस में, राइट, कुछ लोकेशंस में ग्रीक, राइट, बहुत ही कम लोकेशंस में, राइट, बहुत ही छोटी छोटी टेरिटरीज में कुछ ग्रीक रूलर्स दे वर एबल टू मेंटेन देयर रूल, राइट. बट फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस देयर rule ended in India, right. अब हम ये देखेंगे कि जब शाकाज इंडिया में, हमने एक तो प्रोसेस देख लिया कि कैसे आए, राइट. यहां पे हम देखेंगे कि ग्रीक्स को तो उन्होंने डेसिमेट कर दिया, प्लस देयर वाज नो सेंट्रलाइज्ड अंपायर लाइक द मौर्यन अंपायर, वेरी पैन इंडिया अंपायर, स्ट्रॉन्ग अंपायर, यूनाइटेड अंपायर, विच had big huge resources, army, various kinds of branches of military, right, huge resources, or strong enough to thwart the attempts of the Shakas to invade into India, right. There were no big empires, right. तो smaller kingdoms थे, right. और स्पेशली हमने देखा था पंजाब के आसपास जब से वैदिक एज स्टार्ट हुई तभी से यहाँ पे कुछ जगह पे यहाँ पे रिपब्लिक्स थे, राइट. रिपब्लिक्स भी थे जिनको गण संघ भी बोला जाता था, राइट. हमने पढ़ा था ये वैदिक एज से कंटिन्यू और होते हुए आ रहे थे. दे वर एबल टू सर्वाइव, राइट. तो कुछ गण संघ दे वर कंप्लीटली डेसिमेटेड, दे वर नॉट एबल टू अपोज द एडवांस ऑफ शाकाज इनटू इंडियन टेरिटरी, राइट. यहाँ पे खाली हम देखेंगे कि एक ही स्ट्रॉन्ग रूलर होगा, राइट. इंडिया में वो रैपिडली एडवांस करेंगे और एक स्ट्रॉन्ग रूलर होगा जिनका नाम होगा विक्रमादित्य, राइट. ये कहाँ से बिलोंग करते थे, राइट. ही वॉज द रूलर ऑफ मालवा, राइट. और कैपिटल थी जिसकी उज्जैन, एमपी में, राइट. सो ही वॉज एबल टू सक्सेसफुली defeat the Shaka ruler of the time, right. Defeat the Shaka ruler of the time, right. और ये बात कब की है, दिस इज द, ये जो जब इन्होंने डिफीट किया ये अराउंड 57 BCE, राइट. अराउंड 57 years बिफोर द ऑनसेट ऑफ क्रिश्चियनिटी हम उसकी बात कर रहे हैं. हमने देखा कि 1st century BC में दे विल बी इन्वेडिंग इनटू इंडिया, और यहाँ पे 1st century BC में ऑलमोस्ट 80 BC में, राइट.
So 80 BCE comes before 57 BCE because it means 80 years before the onset of Christianity. This means 57 years before the onset of Christianity. Right? 80 BC में जो उनका फर्स्ट रूलर था शाकाज का इन इंडिया, he goes by the name Maus, MAUES, Maus. Right? इसको कैसे प्रोनाउंस करेगा? It is up to you. Maus, right? I think it's Maus. तो शाकाज इन्वेड कर रहे थे और 80 BC में उन्होंने फर्स्ट रूल सेटअप किया। अब हम ये देखेंगे कि 57 BC में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्निंग इवेंट था। नो किंग्स वर एबल टू डिफीट द रैपिडली एडवांसिंग शाकाज। और वो इतना क्यों एडवांस कर पा रहे थे? बिकॉज वन ऑफ द मेजर रीजन वाज देयर वाज ओनली स्मॉलर किंगडम्स, नॉट, हमने देखा था कि पुल फैक्टर्स क्या थे इन्वेजन के, सेंट्रल एशियंस के फर्स्ट लेक्चर में जब हम ब्रीफली एक समराइज करके पढ़ रहे थे, जो एक कुछ टाइप के पुश फैक्टर्स थे, कुछ टाइप के पुल फैक्टर्स थे। दैट इज व्हाई द सेंट्रल एशियन ट्राइब्स दे इन्वेडेड इनटू इंडिया एंड वन ऑफ द pull factor was there was no great empire to resist, right? No strong centralized great empire to resist their attacks. No strong centralized great empire to resist the attacks of Shakas, right? This is what we studied about. तो इनका नाम था विक्रमादित्य। और अब से आप ये देखिएगा कि विक्रमादित्य, इट बिकेम अ टाइटल, राइट? इट बिकेम अ टाइटल, राइट? इट बिकेम अ टाइटल और इट बिकेम अ सिंबल ऑफ करेज, ब्रेवरी एंड हीरोइज्म। सो यहां पे क्या है, विक्रमादित्य विल एक्ट एज अ काइंड ऑफ रेफरेंस पॉइंट and other kings will be trying to emulate the feats of Vikramaditya, right? तो अगर वो they were able to, अगर बाकी rulers और kings कुछ they were able to do something great, they were able to win vast amount of territory, they were able to win large number of also, or if they are able to do something extraordinary, वो क्या है, they will start adopting the title of Vikramaditya. तो इसके बाद हम ये देखेंगे कि काफ़ी लोग यहाँ पे विक्रमादित्य, राइट, का टाइटल अडॉप्ट करेंगे। एज फार एज इन इंडियन हिस्ट्री देयर आर एज मैनी एज 14 विक्रमादित्यास, और उसमें से एक एग्जाम्पल है आपके चंद्रगुप्त टू। चंद्रगुप्त टू ने एक्सपेंड किया था गुप्ता अंपायर को अलॉन्ग विद समुद्रगुप्त, राइट? तो इसलिए भी उन्होंने विक्रमादित्य का टाइटल अज्यूम किया। ये सिमिलर होगा जैसे सीजर जो ग्रेट किंग थे रोमन अंपायर के, तो काफ़ी जो रोमन किंग्स थे वो भी सीजर का टाइटल अडॉप्ट करते थे। तो आपको मल्टीपल सीजर्स देखने को मिलेंगे इवन इन द रोमन अंपायर। तो ये सेम इसी टाइप की क्या है, यहाँ पे सिचुएशन डेवलप हो रखी है। तो 57 BC बहुत ही एक इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट था, एक इंपॉर्टेंट ईयर माना जाता है, राइट? तो यहाँ से क्या है, विक्रम संवत, राइट? विक्रम मतलब विक्रमादित्य, संवत मतलब ईरा। तो यहाँ से एक न्यू ईरा की स्टार्टिंग होती है मेजर पॉइंट से, राइट? जस्ट लाइक क्रिश्चियनिटी में ऑनसेट ऑफ क्रिश्चियनिटी के बाद एक नया ईरा, क्रिश्चियन ईरा स्टार्ट होता है, राइट? इस पॉइंट से 0 पॉइंट लगा सकते हो आप इसको, आगे क्या है आपका क्रिश्चियनिटी का राइज होगा। ऐसी एक इंपॉर्टेंट इवेंट था और 57 BC से एक क्या है, नया ईरा स्टार्ट होता है, राइट? और ईरा मतलब यहाँ पे आपका कैलेंडर बनेगा। जस्ट लाइक क्या है, क्योंकि आप यहाँ से टाइम मेजर करना स्टार्ट कर दोगे, ईयर्स मेजर स्टार्ट करना, तो जैसे यहाँ से आपका जो मेजर क्रिश्चियन कैलेंडर है, ग्रिगोरियन कैलेंडर जो होता है, राइट? जो इंग्लिश कैलेंडर यूज़ करते हो आप जनवरी में जो स्टार्ट होता है, राइट? दिस इज ग्रिगोरियन कैलेंडर। तो यहीं पे भी जो कैलेंडर बनना, यहाँ पे क्या है, ईयर्स और टाइम का एक मेजरमेंट होना स्टार्ट हो जाएगा, राइट? तो यहाँ पे ईयर्स को कैसे देखा जाता था? सी यहाँ पे जो ईयर्स थे वो थे 354 डेज का एक ईयर था इस कैलेंडर के हिसाब से, राइट? वाई 354, वाई नॉट 365? इसको देखने की कोशिश करते हैं। इसका रीज़न ये है क्योंकि ये जो ईयर है ये क्या है, मून की, इट वॉज बेस्ड ऑन पोजिशंस एंड मूवमेंट्स ऑफ मून, राइट? तो ये क्या है, एक लूनर कैलेंडर था, इट वॉज नॉट अ
सोलर कैलेंडर, जिसमें सन को देख के हम देखते हैं अर्थ की जो रिवोल्यूशन और रोटेशन होती है सन के अराउंड, वो एक जैसे ग्रेगोरियन कैलेंडर आपका क्या है, एक सोलर कैलेंडर, लेकिन ये क्या है, इसमें पोजीशन और मूवमेंट ऑफ सन मून को देख के होता है, तो इसलिए इसको लूनर कैलेंडर बोलते हैं। अब हम देखते हैं कि इसमें 354 डेज ही क्यों आए, 365.25 डेज क्यों नहीं आए, क्योंकि 365.25 सोलर कैलेंडर में होता है। दीज आर द टाइम नंबर ऑफ डेज दैट अर्थ टेक्स टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन अराउंड द सन, लेकिन यहाँ पे 354 डेज क्यों आए, राइट। अगेन ये जो कैलेंडर था इट वाज डिवाइडेड इनटू 12 मंथ्स। हम जस्टिफाई करेंगे 354 का, जिसमें जो 6 मंथ थे, राइट, जो 6 मंथ होते थे उसमें से 12 में से 6 मंथ हम दो देखेंगे, दो टाइप डिवाइड करेंगे, राइट। कुछ 6 मंथ्स में डेज होते थे 29 और कुछ में डेज होते थे 30। इसको मल्टीप्लाई कर लो और ऐड कर लो, यू विल गेट 354। और इस 29 और 30 ही क्यों लिया गया, क्योंकि ये पोजीशन एंड मूवमेंट ऑफ मून पे बेस्ड है। उसको भी हम जस्टिफाई करते हैं। 29 इंटू 6, 30 इंटू 6, 30 इंटू 6 इज 184 एंड 30 into 6 is 180 and 29 into 6 is 174, so you will get 354 days। लेकिन 29 और 30 क्यों लिया गया है? सी, अगर आप इनका एवरेज लेते हो 29 6 मंथ्स के लिए, 36 मंथ्स के लिए, तो रफली आपका जो एक मंथ है दैट विल बी 29.5 डेज, राइट। तो 29.5 डेज काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। 29.5 डेज क्या है? सी, वी से इट इज बेस्ड ऑन पोजीशन एंड मूवमेंट्स ऑफ सन, राइट। आप मून के जब वेरियस फेसेस पढ़ेंगे इन ज्योग्राफी, तो आप देखेंगे कि जो मून है, राइट, मून जो है न्यू मून, राइट, जब न्यू मून होता है फिर वो एक क्रेसेंट बनाता है, राइट। वैक्सिंग वेनिस पे पढ़ोगे आप, वो ग्रो करता है, क्रेसेंट बनाता है, फिर हाफ मून होता है, फिर फुल मून होता है, राइट। न्यू मून से फुल मून, और फुल मून से फिर वो डिक्रीज करेगा, फिर हाफ मून पे आएगा, फिर वेनिंग क्रिसेंट बनाएगा, क्रिसेंट पे आएगा, फिर कंप्लीटली क्या है वो यू कुड से कंप्लीटली मून दिखेगा ही नहीं, राइट। अमावस्या और पूर्णिमा फुल मून, अमावस्या जहाँ पे मून अंधेरी रात होती है जब मून दिखता नहीं है, राइट। तो न्यू मून से फुल मून, और फिर फुल मून आ गया, उससे वापस न्यू मून में जाने के लिए इट टेक्स रफली 29.5 डेज, राइट। तो ये जो है इसी के बेसिस पे ये 1 मंथ और इसको ऐसे डिवाइड किया गया। सी, रफली हम देखेंगे कि जब न्यू मून से फुल मून में जाता है तो ये जो पीरियड है इसको बोलते हैं शुक्ल पक्ष। दिस इज नोन एज शुक्ल पक्ष, राइट। ये रफली फोर्टनाइटली होता है, 15 डेज का होता है, रफली इतना टाइम मिलता है। और यहाँ से फुल मून से न्यू मून जाने में रफली कृष्ण पक्ष, दिस इज नोन एज कृष्ण पक्ष, दीज 15 डेज, राइट। सो दे आर नॉट एग्जैक्टली 15, राइट, बिकॉज देयर विल बी डिफरेंस ऑफ 0.5 ईयर। तो ये ऐसे करके विक्रम संवत कैलेंडर ओरिजिनेट हुआ। और ये जो कैलेंडर है इट इज़ द ऑफिशियल कैलेंडर ऑफ नेपाल, राइट। इट इज़ अ ऑफिशियल कैलेंडर ऑफ नेपाल। इसको हिंदू कैलेंडर भी बोला जाता है, एंड नेपाल इज़ ए हिंदू कंट्री। हम देखेंगे कि जो इंडिया में ऑफिशियल मतलब जो गवर्नमेंट यूज़ करती है, गवर्नमेंट की नोटिफिकेशन, गैजेट नोटिफिकेशन जो जितनी भी निकलेंगी गैजेट में, इंग्लिश के साथ साथ क्या है, ग्रेगोरियन ईयर के साथ साथ दे विल बी फॉलोइंग दिस विक्रम संवत ईरा, ये जो कैलेंडर है, राइट। नेपाल में, इंडिया में हम फॉलो करते हैं ऑफिशियल कैलेंडर है वो साका कैलेंडर है, राइट। जब हम कुशांस के बारे में पढ़ेंगे देन विल बी लुकिंग इनटू शाका, राइट। और इसको शाका ही क्यों बोला गया, बिकॉज शाका तो यहाँ पे है और कुशांस के टाइम इनको शाका क्या बोला गया, वी विल बी ऑल्सो बी जस्टिफाइंग दैट। नाउ वन इंपॉर्टेंट थिंग इज, जब शाकाज इंडिया में एंटर कर रहे थे तो अगेन दे वर नॉट एबल टू प्रोजेक्ट अ यूनाइटेड रोल इनटू इंडिया। वो भी 5 डायनेस्टीज और 5 ब्रांचेस में टूट गए थे, राइट। 1 2 3 4 5। एक जो ब्रांच थी वो आपकी रूल करेगी काबुल वैली में, राइट, काबुल, ईस्टर्न अफगानिस्तान। एक जो आपकी ब्रांच रूल करेगी दैट विल रूल फ्रॉम हिंदू कुश टू द
वेस्ट ऑफ इंडस, राइट, जो पाकिस्तानी पंजाब रीजन और वो जो है आपका गांधारा रीजन उसमें रूल करेगी। और यहाँ पे इसकी कैपिटल होगी गांधारा में, नॉट इन पंजाब, गांधारा में तक्षशिला इसकी कैपिटल होगी। ये दूसरी ब्रांच होगी, राइट। तो अलग अलग डायनेस्टीज, अलग अलग बढ़ चुका एम्पायर और अलग अलग डायनेस्टीज अलग अलग पोर्शंस में, अलग अलग टेरिटरीज में, अलग अलग लोकेशंस में रूल कर रही, राइट। तो एक तो ब्रांच ये हो गई, एक ब्रांच ये हो गई, एक ब्रांच आएगी आपकी मथुरा के आसपास, राइट। मथुरा रीजन के आसपास भी आपके शाकाज क्या है, रूल करेंगे, राइट। डिफरेंट ब्रांच डिफरेंट डायनेस्टी रूल करेगी। अब कौन सी डायनेस्टी कहाँ रूल कर रही है, दैट इज अ वेरी डिटेल्ड हिस्ट्री एंड वी दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर अस टू स्टडी, राइट। इवन इन द मोर यू कुड से बुक्स जिसमें ज़्यादा इंफॉर्मेशन है एज कम्पेयर टू एनसीईआरटी, फॉर एग्जाम्पल ए एल बशरण, रोमिला थापर, दे डोंट इवन डिस्कस दीज काइंड ऑफ थिंग्स, राइट। प्लस एक जो सबसे इंपॉर्टेंट ब्रांच आएगी वो आएगी आपकी दिस ब्रांच इन आपका वेस्टर्न इंडिया में, राइट। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्रांच ऑफ शाकाज, बिकॉज यहाँ पे ये जो ब्रांच है, राइट, ये जो ब्रांच है इसी का ही कुछ ना कुछ कन्फ्लिक्ट हुआ विक्रमादित्य, बिकॉज विक्रमादित्य मालवा वेस्टर्न इंडिया के आसपास का रीजन है, राइट। दे विल बी गेटिंग इनटू कन्फ्लिक्ट विद नॉट ओनली Satavahanas will be ruling here, they will be getting into conflict with Satavahanas as well, right। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये जो ब्रांच है इसको बोला जाता था वेस्टर्न क्षत्रपाज, राइट। वेस्टर्न क्षत्रपाज, क्षत्रपाज क्योंकि सत्रपी से आया वर्ड, हमने देखा प्रोविंस होता है, राइट। इनको बोला जाता है वेस्टर्न क्षत्रपाज। और यहाँ पे जो डायनेस्टी, एक इंपॉर्टेंट डायनेस्टी ने रूल किया, दैट इज शहरता लीनियज, और शहरता डायनेस्टी लीनियज यहाँ पे रूल करती थी, राइट। लीनियज मतलब यहाँ पे जैसे आपका मौर्यन एक डायनेस्टी थी, राइट। चंद्रगुप्त मौर्य है, उनके बेटे रूल के बिंदुसार आए और उनके बाद उनके बेटे आए अशोका, राइट। फिर फर्दर कंटिन्यू किया तो मौर्य जो रूल था वहाँ पे था, डायनेस्टी थी। उससे पहले नंदास एक डायनेस्टी थी, नंद रूल करते थे। उससे पहले अलग डायनेस्टी थी, हरियंका डायनेस्टी से हमने स्टार्ट हुआ था, हमने देखा था मगध किंगडम का। तो यहाँ पे जो डायनेस्टी जो रूल कर रही थी यार एक पॉइंट ऑफ टाइम पे, दैट वाज शहरता लीनियज और शहरता डायनेस्टी। और उनके एक इंपॉर्टेंट किंग देखने को मिलेंगे, दैट इज नहापाना, नहापाना, राइट। ये इंपॉर्टेंट है, हम इसको डिस्कस करेंगे जब हम सतवाहनास के बारे में डील करेंगे। इज लिंक टू द स्ट्रगल बिटवीन सतवाहनास एंड वेस्टर्न क्षत्रपास विल बी टेकिंग प्लेस, और नहापाना विल इमर्ज एज ए रियल रूलर, और वो कॉइन्स भी इशू करेंगे इन द महाराष्ट्र रीजन, राइट। सो इट इज इंपॉर्टेंट ब्रांच। तो यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा ब्रांच सर्वाइव की उसमें से एक थी मथुरा ब्रांच। ये ऑलमोस्ट 200 ईयर्स के लिए इन्होंने रूल कंटिन्यू किया था, राइट। सबसे ज़्यादा रूल जो कंटिन्यू किया था अप टू 4th सेंचुरी एडी, राइट। लगभग 500 साल रूल करेंगे, 1st सेंचुरी BC से 4th सेंचुरी एडी, रफली 500 ईयर्स, राइट। ऑलमोस्ट 500 ईयर्स दे विल बी रूलिंग इनटू इंडिया। लेकिन इसका रीज़न क्या है कि वाई दे वर द लॉन्गेस्ट रूलिंग ब्रांच, वाई दे वर द लॉन्गेस्ट रूलिंग ब्रांच। सी वेस्टर्न इंडिया कौन कौन सा एरिया, एक तो इसमें होगा गुजरात। गुजरात का स्पेशली हम देखेंगे कि जो सौराष्ट्र रीजन है वो रूल करेंगे, साथ साथ ही इनका रूल होगा राजस्थान एरिया में और सिंध में, राइट। ये जो ड्राई रीजन है यहाँ पे इनका रूल होगा। और इसके साथ साथ दे विल ऑल्सो बी रूलिंग इनटू मालवा के लिए फाइट होगी, राइट। मालवा इज एडजेसेंट, दैट इज वेस्टर्न MP, Indore, Ujjain, these types of places in western MP, they come into Malwa, right। उस टाइम पे वेस्टर्न MP ऐसे तो MP ऐसे कोई आइडेंटिटी नहीं थी, कोई टेरिटरी नहीं थी। MP तो मॉडर्न इंडिया में बना है, राइट, मध्य प्रदेश। तो उस टाइम पे ये जो रीजन था, ये जो किंगडम था, दैट वाज मालवा, राइट। इट वाज एडजेसेंट टू गुजरात। तो मालवा के पीछे काफ़ी फाइट देखने को मिलेंगी, राइट। बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन है, फर्टाइल रीजन है, और ये कनेक्ट भी करेगा विद नॉर्थन इंडिया। ट्रेड रूट्स भी इंपॉर्टेंट कनेक्ट करेंगे उज्जैन और ये मालवा के थ्रू। तो इट बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट रीजन। तो इसलिए मालवा के पीछे आपको काफ़ी फाइट देखने को मिलेगी। तो मालवा, और कभी कभी इनके अंडर होता था कोंकण कोस्ट, राइट। कोंकण कोस्ट में स्पेशली अब हम देखेंगे, राइट,
यहाँ से अगर महाराष्ट्र स्टार्ट होता है तो दिस इज, यहाँ पे नर्मदा सूरत वगैरह है, और दिस इज द कोंकण कोस्ट, राइट। उस टाइम पे महाराष्ट्र ऐसे कोई टेरिटरीज नहीं थी, तो ये कभी कभी इनके रूल में रहेगा। ऐसे ही एक जो ब्रांच थी दैट वाज इन महाराष्ट्र और डेक्कन में, महाराष्ट्र और अपन डेक्कन, राइट। नासिक के आसपास की जो जगह थी वहाँ पे एक इनकी ब्रांच रूल करेगी। तो यहाँ पे इन टेरिटरीज में इंडिया में इनका रूल किंगडम फैला हुआ था, लेकिन सबसे ज़्यादा रूल इन्होंने क्यों किया वेस्टर्न क्षेत्रपाज ने? इसका एक रीज़न है। सी, एक तो कोंकण कोस्ट थी, वी स्टडीड अबाउट इट। कोंकण कोस्ट में हम देखेंगे कि कोंकण कोस्ट में यहाँ पे भरूच, नर्मदा सूरत के आसपास भरूच एक इम्पोर्टेंट पोर्ट लाई करेगा, साथ साथ यहाँ पे मुंबई नीचे सोपारा भी लाई करेगा, राइट, इम्पोर्टेंट पोर्ट। और यहाँ पे क्या है स्पेशली, यहाँ से आपको गल्फ ऑफ कच्छ, सॉरी गल्फ ऑफ खंबत में एक्सेस मिलेगा, और यहाँ से आपका क्या है ट्रेड कैरी होगा, राइट। तो ये क्या थे, एक्सेस टू सी मिलता था यहाँ पे। गुजरात हमेशा, गुजरात क्या है प्रॉस्परस रहेगा, यहाँ पे मर्चेंट्स और ट्रेडर्स काफ़ी लार्ज एक्सटेंट में लाई करेंगे, बिकॉज यहाँ पे एक्सेस टू सी था, राइट। तो मर्चेंट्स एंड ट्रेडर्स थे यहाँ पे, राइट। और इनका क्या फ्लरिशिंग ट्रेड था इस टाइम पे, ग्रीक और इसके बाद रोमन्स आएंगे, राइट। ग्रीक्स एंड रोमन्स, ग्रीक्स आर डिफरेंट फ्रॉम रोमन्स, राइट। ग्रीक्स एंड रोमन अंपायर आएगा, उनके साथ इनका क्या, स्पेशली रोमन्स के साथ इनका क्या फ्लरिशिंग, काफ़ी फ्लरिशिंग ट्रेड होगा। और ट्रेड की वजह से सी दे विल बी एक्सपोर्टिंग स्पेशली सिल्क, राइट। यहाँ पे सिल्क वीवर्स आपको देखने को मिलेंगे, राइट। सिल्क काफ़ी लार्ज डिमांड में था रोमन्स में। दे विल बी एक्सपोर्टिंग सिल्क और वेरियस अदर आइटम्स। और यहाँ पे क्या होगा, दे विल बी, इसके बदले उनको क्या है एक्सचेंज फॉरेक्स, प्रीशियस फॉरेक्स रिजर्व्स मिलेंगे, स्पेशली गोल्ड कॉइन्स की फॉर्म में, रोमन गोल्ड कॉइन्स की फॉर्म में। सो अगर आप बैकवर्ड लिंकेज ट्रेस करते हो तो जो लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं, राइट, आर्टिजन्स, वो भी फ्लोरिश करेंगे। फिर जो लोग इसको ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, ट्रेडर्स एंड मर्चेंट्स, वो भी फ्लोरिश करेंगे, राइट। तो जो भी रोमन और ग्रीक, इस पे पहले ग्रीक के साथ उनका जो ट्रेड सेटअप था, तो काफ़ी कंस्पिक्वस और एक्सपेंसिव आइटम्स के विल बी ट्रेडेड। फॉर एग्जांपल सिल्क वाज वेरी एक्सपेंसिव एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, और वहाँ पे जो इलीट क्लास थी वो पहनती थी इसको, राइट। तो ये जो होगा यहाँ पे, आप यहाँ से ट्रेड कर रहे हो तो बैकवर्ड लिंकेज करते हो तो यहाँ पे डिमांड होगी, तो पूरा का पूरा जो लोग भी फ्लरिश करेंगे और अंपायर भी फ्लोरिश करेगा, राइट। यहाँ पे क्योंकि दे कुड टैक्स आर्टिजन्स, यहाँ पे ट्रांजिट टैक्स किया जा सकता है ट्रेडर्स और मर्चेंट से, राइट। ऐसे ही कस्टम्स भी आप ले सकते हो, राइट। तो स्टेट की ट्रेजरी जो होगी, राइट, स्टेट की ट्रेजरी क्या होगी, एक्सपेंड कर जाएगी। ट्रेजरी एक्सपेंड करेगी, इकोनॉमिक बेस हमने देखा था, इट कुड विलिंग टू, दे कुड मेंटेन वास्ट आर्मी, दे कुड मेंटेन एलोबरेट एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन क्यों इंपॉर्टेंट डिफेंस में, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन जहां जाएगा वहां से आप और ज्यादा रेवेन्यू इकट्ठा कर सकते हो और कंसोलिडेशन और ग्रिप बना सकते हो, राइट, बिकॉज एडमिनिस्ट्रेशन विल बी इन्वॉल्व इन रेगुलेशन ऑफ दोस पर्टिकुलर टेरिटरीज। तो ग्रिप बना सकते हो, आपका स्ट्रेंथन हो जाएगा अंपायर, एंड दैट इज व्हाई दे विल बी रूलिंग फॉर दिस मैनी पीरियड, राइट। अब हम देखते हैं कि एक इंपॉर्टेंट किंग के बारे में भी डिस्कस करते हैं, राइट। रुद्रदमन, इनका एक इंपॉर्टेंट किंग आएगा who goes by the name रुद्रदमन। सो जो रुद्रदमन थे, why is he important, right? रुद्रदमन की हम जो स्पेशली फाइट, जब हम सतवाहनास पढ़ेंगे, I'll be again talking about रुद्रदमन, राइट। तो रुद्रदमन एक इंपॉर्टेंट किंग थे इनके, किस पीरियड में लाई करते हैं, सी 130 AD के आसपास ये इनका होगा, 130 से ऑलमोस्ट 150 AD तक इनका रूल होगा, राइट। और ये कहाँ पे लाई करेंगे, कौन सी 5 ब्रांचेस में किसमें भी लोग करेंगे, राइट। दिस वेस्टर्न शाकाज, राइट, क्षत्रपाज, वेस्टर्न क्षत्रपाज और वेस्टर्न शाका की जो लीनियज थी वहाँ पे लाई करेंगे, राइट। सो हिल बी रोलिंग इन रीजन अराउंड गुजरात, उनका जो है वो बेस होगा वहां पे, ठीक है। वाई इज इंपॉर्टेंट, सी वन इज ही विल बी गेटिंग इनटू फाइट विद सतवाहनाज, यहाँ पे सतवाहना रूल आ जाएगा, राइट, बाद में। और हम सतवाहना रूल के बाद, तो यहाँ पे सतवाहनाज के साथ फाइट क्यों करेंगे, बिकॉज मालवा के लिए फाइट होगी, राइट। सतवाहना रूल आएगा अपर डेक्कन में, महाराष्ट्र वाले रीजन में,
और यहाँ पे मालवा होगा एंड दिस इज गुजरात रीजन। और तो दोनों के दोनों मालवा के लिए फाइट करेंगे। मालवा क्या है, इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट कनेक्ट करता है नॉर्थन इंडिया के साथ और प्लस फर्टाइल रीजन है, राइट। तो बहुत ही इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव और स्ट्रेटेजिक पर्सपेक्टिव से इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रीजन। तो दोनों ही क्या है, मालवा को एक्वायर करने की कोशिश करेंगे, बोथ ऑफ दीज। तो आपस में कंफ्लिक्ट में आएंगे, राइट। तो यज्ञ शरी सतकर्णी जो रूलर थे उनके साथ आएंगे और इनको डिफीट भी करेंगे। विल बी लुकिंग इनटू दैट व्हाइल विल बी टॉकिंग अबाउट सतवाहनास, राइट। तो एक तो उनका पॉलिटिकल हिस्ट्री होगी, लेकिन हम किस लिए देख रहे हैं, कल्चरल हिस्ट्री की वजह से, राइट। पॉलिटिकल हिस्ट्री हम देखेंगे सतवाहनास के टाइम पे। सी रुद्र दमन जो थे, रुद्र दमन का मतलब है गार्लैंड ऑफ रुद्र, राइट। एंड ये जो गार्लैंड ऑफ रुद्र है, रुद्र की जो माला है, दिस इज एसेंशियली कनेक्टेड टू लॉर्ड शिवा, राइट। सो ही वॉज अ फॉलोअर ऑफ शैविज्म, right? Shaivism, Lord Shiva, Vaishnavism, Lord Vishnu, these are various sects or cults that will be there within the diverse fold of Hinduism. Hinduism rise ही इसलिए करेगा इस टाइम पे, हम देखेंगे, क्योंकि various categories of people और population they will be accommodated into the Hindu religion, और Hindu religion reform भी करेगा, right? तो इसलिए वो rise करेगा, expand करेगा, यहाँ से expand होना start होगा। स्पेशली क्रिश्चियनिटी जब बिगेन होगी, राइट, फर्स्ट सेंचुरी के बाद, फर्स्ट सेंचुरी एडी के बाद, और दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थीम। और आगे जितने भी हम चैप्टर्स पढ़ेंगे उसमें देखने को मिलेगा कि हिंदुइज्म राइज करेगा, या ब्राह्मणिज्म भी बोलते हैं। आई डोंट नो व्हाई ब्राह्मणिज्म इज इंक्लूडेड इन एनसीईआरटी। हमने डिस्कस भी किया था प्रीवियस लेक्चर में कि इट माइट बी पॉसिबल कि थोड़ा सा डेरोगेटिव लगता है मुझे कि वाई ब्राह्मण्स, बिकॉज दे ब्राह्मण्स वर अल्टीमेटली द करियर्स ऑफ हिंदू कल्चर, राइट। हिंदू कल्चर को प्रोपेगेट किया, ट्रांसमिट किया। तो ये बोलते हैं कि ये जो कल्चर हिंदुइज्म आया, इससे सबसे ज्यादा क्या है, ब्राह्मण्स दे वर प्रोपेगेटिंग हिंदुइज्म फॉर देयर ओन सेल्फ बेनिफिट, बिकॉज दे वर गेटिंग अ लॉट ऑफ gifts from various kings during the sacrifices, during various rituals and superstitions. They were able to gain a lot of wealth through this ideological manipulation of people, so as to say, right. At least this is what NCERT में लिखा गया, पुरानी NCERT में, right. So it is a quite derogative in nature, right. हिंदुइज्म और ब्राह्मणिज्म को एक साथ लिखा गया है, why not हिंदुइज्म। सी हिंदुइज्म राइज करेगा यहाँ पे और बुद्धिज्म का डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाएगा, राइट। जैसे डिसइंटीग्रेशन होगा मौर्यन एम्पायर को, मौर्यंस बहुत ही इंपॉर्टेंट वो किंग्स थे जिन्होंने प्रोपगेट किया था ऑल पैन इंडिया रिलीजन को बनाने की कोशिश की थी, राइट। लेकिन उसके बाद डिसइंटीग्रेशन होने के बाद हमने देखा था पुष्यमित्र शुंग, he was a Brahmin, he will try to propagate Hinduism. और सतवाहनास, they were also Brahmins, they were also trying to promote Hinduism. Guptas, they were Vaishyas and they will also try to promote Hinduism. तो इसके बाद हिंदुइज्म का राइज होगा, बुद्धिज्म के जो पैट्रोनेज है वो कहीं ना कहीं डिक्रीज होगी। सी सतवाहनास इवन प्रोमोटेड बुद्धिज्म एज वेल। तो यहाँ पे ऐसा नहीं होगा कि एक्सक्लूसिवली हिंदुइज्म को प्रमोट किया जाएगा, राइट, लेकिन हिंदुइज्म का राइज होगा यहाँ पे। और इसमें एनसीईआरटी में इसको ब्राह्मणिज्म का राइज भी लिखा गया है। रिचुअल, सुपरस्टिशंस, सैक्रिफाइसेस, संस्कृत का यूज होना ज्यादा स्टार्ट हो जाएगा, राइट। संस्कृत को बोला जाता है एलीट लैंग्वेज थी उस टाइम पे, कॉमन लोग बोलते नहीं थे, और कॉमन लोग क्या बोलते थे, प्रकृत। तो प्रकृत का जो यूज है वो यहाँ पे डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा, द लैंग्वेज ऑफ द कॉमन पीपल। ये ट्रेंड हमें देखने को मिलेगा आपसे। तो हम वाई आई एम टॉकिंग अबाउट दिस, यहाँ पे जूनागढ़ नाम की जगह है गुजरात में, राइट, बिकॉज वो जूनागढ़ से ही रूल आपका गुजरात से रूल कर रहे थे। जूनागढ़ नाम की जगह है, जूनागढ़, वहाँ पे एक इंस्क्रिप्शन है, जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन, इसके बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। ये किससे रिलेटेड है, दिस इज रिलेटेड टू गिरनार लेक। गिरनार लेक हम 2-3 बार पढ़ चुके हैं ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर्स में। गिरनार जो लेक है, राइट, गिरनार हिल्स जूनागढ़ के आसपास, ये पूरा क्या पूरा सेमी एरिड ड्राई रीजन है सौराष्ट्र का। सौराष्ट्र की बात कर रहे हैं हम, राइट, सौराष्ट्र में गिरनार हिल्स के आसपास जो है, यहाँ पे सेमी एरिड रीजन है, वहाँ पे क्या है, गिरनार लेक का कंस्ट्रक्शन किया गया था। सेमी एरिड और ड्राई रीजन है, राइट, फॉर ड्रिंकिंग एंड इरिगेशन पर्पजेज। तो ये लाइफलाइन बन गया था लोगों का यहाँ पे, राइट। हमने देखा था सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य जो थे उनके दौरान इसकी क्या कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई थी, और इनका जो यहाँ पे
लोकल गवर्नर था पुष्यमित्र वैश्य, पुष्यमित्र वैश्य, ही वॉज द लोकल गवर्नर, पुष्यमित्र वैश्य ये लोकल गवर्नर थे यहाँ पे। इनकी पैट्रोनेज के अंडर क्या है ये लेक स्टार्ट हुआ था बनना, लेकिन ये जो लेक बना था ये ज़्यादातर श्रमदान से बना था यार, लोगों के लोकल इनिशिएटिव से बना गया था, राइट। लेकिन कहीं ना कहीं इसको पैट्रोनेज दिया था पुष्यमित्र वैश्य जो यहाँ पे थे। इज नॉट पुष्यमित्र शुंग, पुष्यमित्र शुंग के आएंगे बाद में, आएंगे अशोका के उसके बाद भी उनके सक्सेसर्स के टाइम बृहद्रथ के दौरान, राइट। तो ही इज नॉट लिंक टू पुष्यमित्र शुंग। तो ये डिटीरियोरेट करेगा 100-200 साल में, ऑब्वियसली इसकी कंडीशन डिक्रीज करेगी। तो उसके बाद अशोका आएंगे, बिकॉज दिस इज अ इंपॉर्टेंट रीजन। अशोका के जो यहाँ पे जो गवर्नर थे तुष्यसप, ये क्या थे, ही वॉज अ ग्रीक, राइट। इस टाइम पे ग्रीक रूल नहीं था, लेकिन हमने देखेंगे कि ग्रीक्स के साथ अच्छे रिलेशंस थे मौर्याज के, राइट। हमने पढ़ा भी था मेगास्थनीज जो कि एम्बेसडर थे सेल्यूकस निकेटर के, पाटलिपुत्र में ठहरे हुए थे चंद्रगुप्त मौर्य के दौरान। तो उसमें से अशोक के टाइम कुछ ग्रीक जो है उनको भी अपॉर्चुनिटी दी जाएगी रूल करने की। तो यहाँ का जो गवर्नर होगा तुष्यसाप, ये जो ग्रीक थे इनके दौरान फिर रिपेयर होगा, राइट। उसके बाद फिर थर्ड टाइम ये रिपेयर होगा रुद्र दमन के टाइम पे, राइट। दैट इज वाई ही बिकम्स इंपॉर्टेंट। और उसके बाद होगा स्कंदगुप्त, गुप्तास टाइम पे इट विल बी कंटिन्यूसली रिपेयर्ड बाय वेरियस पीपल। तो जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन क्या है? सी जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन बड़ी ही इंटरेस्टिंग इंस्क्रिप्शन है। इंटरेस्टिंग क्यों है? सी यहाँ पे क्या है, हम ये देखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य के दौरान कोई इंस्क्रिप्शन नहीं आई थी। इंस्क्रिप्शन का मेन राइज हुआ था अशोका के टाइम पे, राइट। तो यहाँ पे एक ही जगह पे 3 इंस्क्रिप्शन हैं ऐसे लेके, राइट, टॉप डाउन मैनर में। सबसे ऊपर ये एक पत्थर पे इंस्क्रिप्शन है अशोका की, फिर है आपकी रुद्र दमन की, और फिर है स्कंदगुप्त की, राइट। तो अशोका इंस्क्रिप्शन यहाँ पे किस पे लिखी जाएगी? प्रकृत में, प्रकृत लैंग्वेज ब्राह्मी स्क्रिप्ट, राइट। यहाँ पे ऐसे लिखा गया पत्थर पे, प्रकृत लैंग्वेज ब्राह्मी स्क्रिप्ट में इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका तुष्यशप के टाइम पे। तो ये जो होगा ये वन ऑफ द मेजर रॉक एडिक्ट्स है। हमने पढ़ा था 14 मेजर रॉक एडिक्ट्स है, उसमें से एक मेजर रॉक एडिक्ट ये वाली इंस्क्रिप्शन है। एंड दिस सिग्निफाइज हाउ इंपॉर्टेंट दिस प्लेस इज, राइट, बिकॉज इट इज अ लाइफ लाइन। ड्राई रीजन में क्या पानी जो वाटर ड्रिंकिंग सोर्सेज इरिगेशन पूरे रीजन की लाइफ लाइन थी। तो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। प्लस इसका इवोल्यूशन ही ओरिजिन ऐसे होता है, इट वॉज थ्रू लोकल श्रमदान, लोकल इनिशिएटिव, लोकल लोगों ने इनिशिएटिव लेके सपोर्टेड बाय द किंग्स this was constructed and will be continuously repaired by different kings ruling over this region even for 600-700 years, right। इसी पत्थर पे नीचे क्या है रुद्र दमन की इंस्क्रिप्शन है। एंड दिस इंस्क्रिप्शन इंपॉर्टेंट क्यों है, राइट। सी यहाँ पे जो रुद्र दमन की इंस्क्रिप्शन है इसको बोला जाता है प्रशस्ति। इट इज अ काइंड ऑफ प्रशस्ति, राइट। प्रशस्ति का एक काइंड है ये इंस्क्रिप्शन। और प्रशस्ति का मतलब क्या है? सी यहाँ पे क्या है, ये जो इंस्क्रिप्शन है जो प्रशस्ति में होती है, ये क्या होता है, इसका मतलब दीज वर रिटन बाय पोइट्स, राइट। कवि लिखते हैं, किसकी प्रेज में लिखते हैं, राइट। सो प्रशस्ति क्या है? दीज वर पोइम्स रिटन इन प्रेज ऑफ किंग्स, राइट। तो उनको प्रशस्ति बोलते हैं उन टाइप के इंस्क्रिप्शंस को, राइट। तो ये प्रेज में लिखी गई है रुद्र दमन की पॉलिसीज और उनके वॉर कैंपेन्स, उनकी पर्सनैलिटीज, और कैसे यहाँ पे रिपेयर किया इसको लेक को और लोगों को कैसे सपोर्ट किया। सो इट वॉज रिटन इन हिज प्रेज। और सी दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग कि ये जो है हमने देखा यहाँ से संस्कृत और का राइज होना स्टार्ट हो गया, प्रकृत कम। तो ये जो दोनों इंस्क्रिप्शंस होंगी, स्कंदगुप्त के टाइम में भी ये होगा फिर से रिपेयर। तो स्कंदगुप्त और रुद्र दमन के टाइम पे जो होंगी ये संस्कृत में लिखी गई हैं ये दोनों इंस्क्रिप्शंस, राइट। और दिस इज द जो प्रशस्ति है, राइट, इसको बोलते हैं काव्य। काव्य मतलब कविता, पोइम फॉर्म में, प्रोज फॉर्म में, राइट, मेटाफोर्स में ये लिखी गई है उनकी तारीफ में, राइट। मेटाफोर्स मतलब डायरेक्टली किसी को रेफर नहीं करना। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कंपेयर करते हो ब्यूटी
of your wife or of your girlfriend and you compare her to moon, right? So it is a kind of a metaphor, right? Through this comparison you are trying to portray the beauty of your girlfriend, right? So that is a metaphor. तो उस हिसाब से जो तारीफ करना है, पोइम, काव्य, मेटाफर्स की फॉर्म में क्या प्रशस्ति लिखी गई है और संस्कृत में लिखी गई है, और ये क्या है, चेष्ट संस्कृत में लिखी गई है, प्योर संस्कृत में लिखी गई है, मतलब कोई भी हाइब्रिडाइज नहीं होगा, राइट? इंटरमिक्सिंग नहीं होगी यहाँ पे, प्रकृत वर्ड्स का इन्फ्यूजन नहीं होगा, प्योर संस्कृत में लिखी गई है। और दिस इज द फर्स्ट एवर लॉन्ग इंस्क्रिप्शन, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, दिस इज द फर्स्ट एवर लॉन्ग इंस्क्रिप्शन रिटन इन चेष्ट संस्कृत, एंड दिस इज वाई रुद्रदमन बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमने ब्रीफली देखा कि शाकाज का क्या जोग्राफिकल एक्सटेंट, टेरिटोरियल एक्सटेंट क्या था, डायनेस्टीज कैसे उन्होंने इन्वेड किया, रूल किया सेटअप में, कौन से उनके इंपॉर्टेंट किंग थे, किस टाइप का उनके दौरान कैलेंडर लॉन्च हुआ था, राइट? सो वी स्टडीड अबाउट ऑल दिस।